हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य, आपका फिजिक्स टीचर। हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर को फिनिश कर दिया था और मैं होप करता हूं कि आप सबने उस सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि एक इजी चैप्टर है, लेकिन जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ इजी लगे। तो हम अपने टॉपिक के बाद जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन और जो वन डायमेंशन है उसको भी हम फर्दर समझेंगे, लेकिन वो सब समझने से पहले हम पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जो बहुत जरूरी है। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो वो क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। आपके दिमाग में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम आ रहे हैं सब हमारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, टॉर्क और जितनी भी डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, जितनी भी आपके पास दिमाग में आ रहे हैं क्वांटिटीज, सब क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। और उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा क्या होता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को अदिश कहते हैं हिंदी में और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश कहते हैं। और मतलब क्वांटिटीज मतलब राशियां, पता ही आपको। तो स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां और वेक्टर क्वांटिटीज मतलब सदिश राशियां। तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी बारे में बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटीज जिनका आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हो, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो डायरेक्शन के डिपेंडेंस में नहीं है। आप कोई से भी डायरेक्शन में आप उस क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो वो क्वांटिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। एग्जांपल, अगर स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप जानेंगे तो क्या क्या होगा? मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, एनर्जी होगा, वर्क होगा, पावर होगा। ये सब क्या है? हमारी टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ये सब क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। अब स्केलर क्वांटिटी को लिखने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं और हिंदी में परिमाण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा यूनिट। यूनिट क्या है? उस जो भी क्वांटिटी है उसका क्या यूनिट होता है, उसको कहते हैं हम यूनिट। जैसे कि मास है, मास क्या है? 5 kg। आप जब भी मास के बारे में बात करते हैं आप उसमें डायरेक्शन कभी नहीं बताते। आप ऐसा नहीं बोलते हो 5 kg नॉर्थ। क्यों? आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, जिसका उस बॉडी का जितना मास होगा वो उस जगह पे भी उतना ही मास होगा। यानी हमें डायरेक्शन, ये क्या है? मास क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। यानी 5 kg, 5 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण, और kg क्या है? हमारा यूनिट। ये है हमारा स्केलर यूनिट, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर, इसको हम स्केलर्स भी कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग वेक्टर के बारे में समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर क्या है? दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो क्वांटिटीज जिनको रिक्वायर क्या? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के देख के समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब भी आप लिखते हो क्या करते हो? आप ये लिखते हो 5 मीटर नॉर्थ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इसका एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड यानी 5 मीटर है और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन। यानी वो क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड साथ डायरेक्शन की मीनिंग होती है वो क्या है? हमारे वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, जिसको हम कहते हैं परिमाण। दूसरा यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं? इकाई। तीसरा डायरेक्शन यानी दिशा। जैसे कि मैंने इसमें बताया डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 क्या है? 5 हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है? यूनिट है यानी इकाई। और नॉर्थ क्या है? हमारा डायरेक्शन। यानी ये तीन, 1 2 3, 2 3, ये तीन चीजों का ध्यान रखना होगा वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने के लिए। आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन। आप रेस्ट और मोशन को जानते होंगे, आपको खुद पता होगा। ऐसे कोई ट्री है वो रेस्ट में आपको पता है, कोई बर्ड है फ्लाई कर रही, मोशन में पता है। लेकिन अगर हम जाने डिफाइन से कैसे रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो समझते हैं। A body is said to be at rest if its position does not change with respect to its surrounding। मतलब एक कोई बॉडी की अगर जिस जगह वो पोजीशन है उस सराउंडिंग के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। मतलब ऐसे मैं ही खड़ा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे अगल बगल जो भी चीजें हैं वो हमारी क्या है? सराउंडिंग है। मतलब हमारे अगल बगल जो भी चीजें वो हमारी क्या है? सराउंडिंग है।
उसके उस सराउंडिंग के हिसाब से अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या है, रेस्ट में से मैं खड़ा हूँ, मेरी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही उस सराउंडिंग के हिसाब से, मैं कहाँ पे हूँ अभी, रेस्ट पे हूँ, ये रेस्ट हो गया। यही मोशन की बात करें, मोशन में क्या है, अ बॉडी से टू बी एट रेस्ट इफ इट पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से अगर मेरी पोजीशन चेंज होती है तो हम किस में है, मोशन में। सिंपल सा एग्जांपल है, अभी मैं रेस्ट पे था, मैं खड़ा था, अभी मैं वॉक करने चले जाऊं, जब मैं वॉक कर रहा हूं, मेरे अगल बगल जो भी सराउंडिंग है मैं उसको पीछे छोड़ते जा रहा हूं, उसके सराउंडिंग को, उस सराउंडिंग में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। सिंपल सा मतलब होता है हम लोग मोशन में है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है समझने में तो हम लोग टाइम से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम लोग रेस्ट में है। टाइम बीत रहा है और हमारी पोजीशन चेंज भी हो रही है तो यानी मोशन में। ठीक है, तो आप रेस्ट और मोशन हमने समझ लिया। मेन क्या है, सराउंडिंग से आपको ध्यान रखना है कि हमारे सराउंडिंग के हिसाब से हमारी पोजीशन कैसी है। अगर पोजीशन रुकी हुई है मतलब एक जगह पे है तो रेस्ट में है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है यानी हमारी मोशन में है। अब जो मेन चैप्टर था वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन वन डायमेंशनल मतलब मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ, हम यहाँ पे जो भी चैप्टर में बात करेंगे सब एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। जब कोई बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, उस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, वन डायमेंशनल मोशन। जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी उस मोशन क्या कहेंगे, मोशन इन वन डायमेंशनल या फिर वन डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशनल मोशन को ये दूसरा नाम देते हैं जो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, रेक्टिलियन मोशन। रेक्टिलियन मोशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा सेम है, बस एक चीज का फर्क है वो है डायरेक्शन। डिस्टेंस में हमारा डायरेक्शन नहीं लगता है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन लगता है। पहले डिस्टेंस को समझते हैं, होता क्या है। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक बॉडी ने कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया वही हमारा क्या है, डिस्टेंस। मतलब एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे, एक 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 जगह है और एक हम लोग का दूसरी जगह क्या है, बी। हमें ए से बी जाना है, हमने ये जो पाथ ऐसे zigzag zigzag है उसको जो फॉलो किया वो हमारा क्या है, जो हमने टोटल पाथ किया वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है। यही हमारा डिस्टेंस है। जितना आपने पाथ कवर किया एक पोजीशन जाने के लिए दूसरी पोजीशन तक के लिए, जितना पाथ कवर करेंगे वही हमारा क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपको पता है, क्या होती है डिस्टेंस की एसआई यूनिट, मीटर। क्या होती है, मीटर। अब सीजीएस यूनिट भी पता होगी, अगर एसआई यूनिट क्या है मीटर में है तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। वो हम लिखेंगे नहीं, बस आपको बता दे रहे हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है हमारी, सेंटीमीटर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना है तो उसमें जो शॉर्टेस्ट हमारी डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें हमने ये लॉन्ग पाथ चूज किया था जो हमारा क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर मान चले कितना है, समझ लीजिए 10 किलोमीटर, ये क्या है हमारा डिस्टेंस जो हमने पाथ फॉलो किया। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हम सबसे छोटी छोटी डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस निकाल सके। हमें ए से बी जाना था तो क्या हम ये फॉलो पाथ करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ए से अगर हमें बी जाना डायरेक्ट क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करेंगे। तो यही जो स्ट्रेट लाइन पाथ बना है ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, मान चले कितना है, 8 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन देखनी है। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 8 किलोमीटर ईस्ट। यानी डिस्टेंस टोटल जितना आप कहीं भी जा रहे हो आपने कितना लेंथ पाथ कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने के लिए जो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने समझ लिया कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मेन जो चीज है, डिस्टेंस में डायरेक्शन की आपको नीड नहीं है, आप किसी डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट में उसको आपको डायरेक्शन की ध्यान रखना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब हम कुछ नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में 3 आपको नोट पॉइंट दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और हमेशा डिस्टेंस के कम भी हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वो, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे, इक्वल पर बताता है आपको, इक्वल कैसे हो सकता है। जैसे मुझे ए से बी जाना था, वैसे मैं बता रहा हूँ ए से बी जाना था और यही एक पाथ है, दूसरा कोई पाथ ही नहीं है। मैं ए से बी गया, मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस क्या था, टोटल लेंथ पाथ कवर्ड। मैंने ये पाथ कवर किया तो मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, डी। मतलब जो भी डिस्टेंस है मैंने किया। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको कोई और शॉर्टेज डिस्टेंस तो मिल नहीं रही, एक ही डिस्टेंस मिल रही, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या यही है।
तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेज डिस्टेंस थी, और डिस्टेंस क्या था, टोटल उसने कितना पाथ कवर किया। तो पहला पॉइंट क्या है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल रहेगा डिस्टेंस के या फिर उससे कम रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन इट्स डायरेक्शन। डिस्टेंस जो हमारा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसको डायरेक्शन पे डिपेंडेंस भी है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा नहीं हो सकता। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। हमारा अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको एग्जांपल समझाएंगे तब आपको अच्छे समझ आएगा। पहला एग्जांपल है, आप जब सर्कुलर पाथ में घूमते हो, ऐसे आप ग्राउंड में हैं, आपको जॉगिंग करनी है, आप एक सर्कुलर पाथ है, दिखाते हैं ये, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया जॉगिंग करना और इसी पॉइंट पे जब वापस आ गए, सर्कुलर मतलब कोई पाथ है, मतलब समझिए आप उसी पॉइंट पे वापस जॉगिंग करके वापस आ गए, तो आपने क्या किया, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हमारा पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या हुआ। हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, इसका जो सर्कमफेरेंस था, मान चलिए अच्छा इसका सर्कमफेरेंस कुछ सी आया, समझ लीजिए सी आया, सर्कमफेरेंस क्या है, सी आया, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या था, द डिस्टॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब जो इनिशियल पोजीशन जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां हमने खत्म किया उसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। हमने स्टार्ट कहां से किया था, यहीं से किया था, इनिशियल हमारा ये है, और खत्म कहां किया, यही हमारा, यानी इनिशियल और जो फाइनल था वो पोजीशन तो हमारा वही है, सेम है, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे खत्म कर दिया। और एक पॉइंट होता है, अगर हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। यानी जब भी हमारा डिस्टेंस और जब भी हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा, हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि उसने पाथ कवर किया। इसने क्या किया, उस पूरे पाथ को कवर किया। डिस्टेंस तो है क्योंकि उसने क्या था, डिस्टेंस क्या था, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर, उसने जितना पाथ कवर किया वो हमारा डिस्टेंस तो है ही, क्योंकि हमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमें पाथ कवर करने डिस्टेंस निकलेगा नहीं, डिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये था इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था हमारा, सेम था, तो हमारा ये क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं, हमने कोई बॉल ली, बॉल को ये बॉल को एक एच हाइट पे फेंका, कितनी एच हाइट पे, और वही बॉल यहां से इनिशियल था, यही बॉल वापस आ गई इसी पोजीशन पे, तो उसका फाइनल पोजीशन क्या हुआ, यही हुआ। यानी जब किसी बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तो उस समय क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस अगर हमारा जीरो नहीं होता है तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आप जब क्वेश्चन आएंगे तो इससे मेन क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है हमारा, चाल, और वेलोसिटी क्या है, इसमें स्पीड और वेलोसिटी पहले हम स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक बॉडी ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वही हमारी स्पीड है। और दूसरी तरफ से हम डेफिनेशन अगर देखें तो एक और चीज है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। एक टाइम में मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम में उस बॉडी ने कितना चेंज, डिस्टेंस का कितना चेंज आया वही हमारी क्या है, स्पीड है। और स्पीड को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में समझें, जैसे कि हमने जैसे मैं यहाँ पे हूँ ए और मैंने क्या किया, एक सेकंड में 50 मीटर कवर कर लिया, यानी मैंने एक सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो हमारी स्पीड क्या है। तो स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 50 अपॉन टाइम क्या है 1 सेकंड, तो 50 क्या है 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड इसलिए बोला क्योंकि हमने जो हमारी यूनिट है हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस की यूनिट है वहाँ पे मीटर लेंगे और जो हमारी टाइम की यूनिट है वहाँ पे सेकंड लेंगे। और यहाँ पे जो हमने डिफाइन में लिखा पर का मतलब होता है एक, और यूनिट टाइम, मतलब जो हम यहाँ पे यूनिट लेंगे उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो हमारी जो स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझा दिया गया है वो। और स्पीड क्या है हमारी, आप स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे आते तो वो वेलोसिटी हो जाती, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक कितने टाइम में, वही हमारी स्पीड है। तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट मैंने अभी बताई दी थी आपको, मीटर पर सेकंड। ये चेंज हो सकती है क्वेश्चंस के हिसाब से, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेन इसमें, ताकि आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाए। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगला जो उसके पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। अभी आपने स्पीड के बारे में समझा, अब हमें उनमें कुछ 4 और इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में समझते हैं। पहले क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर एवरेज स्पीड। पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, a body is said to be in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। मतलब
एक पर्टिकुलर टाइम में उसका जो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो इक्वल कवर हो रहा है, मतलब एक बराबर समय में टाइम जा रहा है और बराबर टाइम के हिसाब से ही डिस्टेंस इक्वल मतलब चेंज हो रहा है। अब इसको इसके थ्रू समझा सकते हैं आपको, जैसे कि पहले क्या हुआ, जब 1 सेकंड हुआ मतलब एक 1 आवर समझते पहले 1 आवर, 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर 20 किलोमीटर उसने 2 आवर में किया, 30 किलोमीटर उसने कितने में किया 3 आवर में किया, 40 किलोमीटर कितने में किया 4 आवर में किया। मतलब हर एक घंटे में वो क्या कर रहा है, अपना एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने का डिस्टेंस में चेंज आया 10 का, यहाँ कितने का आया 10 का, यहाँ कितने का आया 10 का। मतलब वो इक्वल हर एक घंटे में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, मतलब हर एक घंटे में वो 10-10 किलोमीटर चल रहा है। यानी अगर हम निकालेंगे वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या 10/1 क्या आएगा 10 10 10 10, यानी जो हमारी स्पीड हो रही है वो कांस्टेंट यानी एक सेम स्पीड से वो चलती जा रही है। मतलब वो जितना टाइम एक टाइम में जितना डिस्टेंस चल रही है दूसरे टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस चल रही है, मतलब जो टाइम का इंटरवल है वो सेम जा रहा है और जो डिस्टेंस का भी इंटरवल है वो भी सेम, मतलब जो डिस्टेंस का भी चेंज है वो सेम जा रहा है। वो हमारी एक क्या है, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड अगर आपको एग्जांपल देखना है तो सिंपल सा मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मैंने आपको बताया था मोशन इन लॉज ऑफ मोशन में बताया था मैंने, जब स्मूथ सरफेस की बात आती है और रफ सरफेस की बात आती है, स्मूथ सरफेस भी आप कोई बॉडी अगर मोशन में लाते हैं वो कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड में चलेगी। यानी उस सरफेस स्मूथ सरफेस में क्या था, स्मूथ सरफेस में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने समझाया था कहाँ लगता है, रफ सरफेस में। यहाँ पे हम लोग स्मूथ सरफेस बात करेंगे, जब भी स्मूथ सरफेस की बात करेंगे, जब भी कोई बॉडी को मोशन में लाएंगे, यहाँ पे क्या किया हमने, उस बॉडी को मूव मतलब कोई स्पीड से उस बॉडी को मूव कर दिया उस स्मूथ सरफेस पे, तो क्या करेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से कंटिन्यू चलती रहेगी। ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल था। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का जो इंटरवल है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो इंटरवल है वो सेम है, लेकिन वो डिस्टेंस ज्यादा कम अपने हिसाब से, मतलब वो एक रेगुलर जो इसका मतलब जो चेंज आ रहा है, जो इक्वल आ रहा था वो कुछ और कर रहा है। मतलब कि पहले क्या कर रही थी, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चल रहा था, जो उसका डिस्टेंस था 1 किलोमीटर में 10 घंटे चला, लेकिन अब दूसरे घंटे में उसने 30 किलोमीटर चल दिया, अगले डिस्टेंस में 50 किलोमीटर चल दिया, अगले डिस्टेंस में 70 किलोमीटर चल दिया। मतलब इसका डिफरेंस पहले कितना आ रहा है, अब देखते हैं डिस्टेंस का कितना आ रहा है। इसका 20 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 20 का, इसका कितना, इसका 20 का आ रहा है, और इसका सॉरी शॉर्ट थोड़ा उसका देखते हैं, रुकिए 40 का लाते हैं, इसका 70 लाते हैं, हाँ ठीक रहेगा। तो इसका डिफरेंस कितना है 20 का आया, इसका कितना डिफरेंस आया 10 का आया, और इसका कितना 20 का आया। मतलब इक्वल टाइम, मतलब हर एक घंटे में वो क्या कर रही है, अपना जो डिस्टेंस है कभी ज्यादा कर ले रही है कभी कम कर ले रही है। मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं है कि जो डिस्टेंस उसको जो कवर करना है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है स्पीड, मतलब यहाँ पे टाइम जो है हमारा वो इक्वल तो जा रहा है, लेकिन जो उसकी जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो इक्वल नहीं कवर कर रही है। मतलब कि क्या है कि एक घंटे में उसने 10 किया था और जो अगला घंटा है उसमें उसने 10 से ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, मतलब उसका जो डिस्टेंस था वो इक्वल ना होके कुछ और हो रहा है। तो जब टाइम बराबर चल रहा है और डिस्टेंस हमारी अनइक्वल चल रही है, उस समय जो स्पीड होगी उसकी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यानी अ बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का जो इंटरवल है वो सेम है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल देखेंगे, आप जानते हैं, आप लोग बाइक चला, कोई ना कोई बाइक चलाता होगा, जो क्राउड, आप लोग कोई सिंपल सा आप ट्रैफिक में आते हैं, आप क्या करते हो, आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो किसी और स्पीड में, कुछ समय बाद डिस्टेंस किसी और स्पीड में, तो क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसमें आप अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग अपना क्या करते हो, स्पीड बदलते हो। तो वही उस समय हमारी कौन स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब हम अगले वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप इंस्टेंटेनियस स्पीड अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप सब लोग बाइक चलाते होंगे। बाइक क्या है, आप जब भी चलाते हो आपकी जो स्पीड है फटाफट मतलब जल्दी जल्दी इंस्टेंट टाइम में क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है। उसका जो स्पीडोमीटर है वो किसका एग्जांपल था, मतलब किसका एग्जांपल है, इंस्टेंटेनियस का एग्जांपल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है, इफ अ बॉडी if the speed of a body continuously changing, हमारी जो बॉडी की स्पीड कंटिन्यूसली अगर चेंज हो रही है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, इट्स स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब हमारी बॉडी की जो स्पीड है बार बार चेंज हो रही है, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इंस्टेंट पे देखते हैं, उस समय जो हमारी उस बॉडी की स्पीड होती है वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब उसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, स्पीडोमीटर जो व्हीकल्स में लगा रहता है। दूसरा अब बात करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सिंपल सा एवरेज, सबका एवरेज निकालना। एवरेज क्या है, मतलब स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही मतलब एवरेज स्पीड क्या है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द जर्नी।
मतलब उस बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, वही हमारी क्या है एवरेज स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन वो हमारा क्या है एवरेज स्पीड है। अब हम ये आप नोट कर लीजिए, हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक कोई बॉडी अपना जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में, और लेकिन क्या है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, वो हमारी क्या है वेलोसिटी। यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो किसमें ट्रेवल हो रही है? स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो जो भी बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कौन सी जिस डायरेक्शन में और कितने टाइम में, वो है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आप देखेंगे, अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम बात करें कि क्या है वेलोसिटी, क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, तो मैंने बताया था आपको वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी एसआई यूनिट क्या है? उसकी एसआई यूनिट है, जैसे कि स्पीड में था, स्पीड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और टाइम क्या होती है? सेकंड होती है। तो हमारी जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट है वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। तो ये वेलोसिटी की डिफाइन हो गई, उनके फॉर्मूले हो गए, उनकी यूनिट हो गई। आप नोट करिए, फिर हम उसके कुछ अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम था, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बस इसमें डिफरेंस ये आ गया एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आपको बस इसमें डायरेक्शन की थोड़ा ध्यान रखना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आपको बस ये ध्यान रखना है डायरेक्शन, मतलब कोई बॉडी है वो कितना डिस्टेंस, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वही हमारा क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब वही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? वही बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का जो इंटरवल वो तो इक्वल है, लेकिन जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या है? अनइक्वल है। लेकिन हमें ध्यान रखना है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो अपना वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमें ध्यान रखना है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लीजिए आप। Instantaneous velocity, when the velocity of a body continuously changing its velocity at a particular instant is called instantaneous velocity। मतलब जब कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली बार बार चेंज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम उसकी वेलोसिटी देखते हैं, उस टाइम पे जो वेलोसिटी आती है वो हमारी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जैसे एवरेज स्पीड था वैसे एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन उसमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये है उसका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला समझते हैं। अब हम एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक बॉडी में वेलोसिटी का, एक बॉडी अगर मोशन में, उसमें उसकी वेलोसिटी का कितना चेंज आया कितने टाइम में, वही एक्सेलरेशन है। मैं मान चलता है पहले कोई बॉडी है एक u वेलोसिटी से है जा रही है, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी v आती है कुछ टाइम बाद, तो उस टाइम में उसका कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, वही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला ये है a = v - u। v यानी हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कितना चेंज इन वेलोसिटी आया कितने टाइम में, वही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। ये है उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन में क्या होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक्सेलरेशन है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब एसआई यूनिट की बात आती है, इसकी वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या आती? मीटर पर सेकंड, पर यानी डिवाइड सेकंड इनटू टाइम क्या है हमारा? सेकंड। यहाँ पे क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन क्या था? उसकी, उसका फॉर्मूला क्या था, और उसकी वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी क्या है? एसआई यूनिट है। ये हमने समझ लिया। अब हम उसके अगले टॉपिक बारे में बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो इंटरवल ऑफ टाइम वो इक्वल है, और साथ में जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारा वो भी इक्वल है। जब ये इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें, if the change in velocity is not equal with equal interval of time, the acceleration is said to be variable। अगर हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है, यानी अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो जो टाइम का जो इंटरवल है वो तो इक्वल है, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी का जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारी वो वेरिएबल हो रही है, उसका मतलब जो उस समय एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा?
वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ लिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन समझ लिया। अब हम समझेंगे आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When a body falls under gravity, the acceleration produced in the body due to Earth's gravitational force is called acceleration due to gravity. जब भी कोई बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी नीचे आ रही होगी, उसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन किसी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था मोशन, वो उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, तब हमने समझा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है। उसमें अर्थ जो होती है, हमारे जितनी ऑल मासेस हमारे अर्थ में हम लोग हैं, उन सबको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसी वजह से जब हमारी कोई बॉडी फ्री अंडर आ रही होती ग्रेविटी में, तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो उस समय एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जी से करते हैं। और जो वैल्यू होती है जी की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, आपको बल्कि मेंशन कर दिया जाएगा कि अप्रॉक्स आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मान के चलिए। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर हम चलते हैं लास्ट हमारा टॉपिक रिटार्डेशन, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर ये वाला वीडियो एंड करते हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रिटार्डेशन। तो when the velocity of a body decreases with time, it is called retardation or negative acceleration। जब भी ऐसे कोई हमारी बॉडी है, वो किसी वेलोसिटी से जा रही है, टाइम के साथ साथ अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है, उस समय जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को ना बोलकर उस समय हम उसमें क्या बोलेंगे? उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। रिटार्डेशन ही हमारा क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन का हमारा सिंपल सा मतलब है यानी डिक्रीज इन वेलोसिटी टाइम के साथ। तो रिटार्डेशन जो है हमारा, वो हमारा क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है और कुछ नहीं है। तो ये है हमारा रिटार्डेशन। इसी के साथ हम अपना जो आज का वीडियो है वो खत्म करते हैं। होप करते हैं कि आपने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। मैं जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कैसे ग्राफ बनता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बनता है, और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कैसे बनता है। तब तक के लिए आप इनके नोट्स हैं उनको अच्छे से बनाएं और उनको रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।